हाँ 30 तक पूछ लो। थ्री 4 2 Question number 2. Particle is projected from a horizontal floor with a speed 10 meter per second at an angle 30 with the floor and is striking the floor after some time. State which is correct. Velocity of particle will be perpendicular to initial direction 2 seconds after projection. Minimum speed of particle will be this one. Minimum speed of the particle will be 5 meter per second. Displacement of particle after half second will be, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये y एक्सिस से x एक्सिस से यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है। इसकी स्पीड u है, ये एंगल थीटा है, ये इसकी रेंज है, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो t है। तो हमें मालूम है कि t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g होता है, r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। क्या क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो देखो यहाँ से अगर इसको रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट होगा u cos थीटा, यानी ये हो जाएगा 10 इंटू cos 30 यानी √3/2, तो हो गया 5√3। तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होती है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम मतलब vy 0 हो जाता है, लेकिन vx जो कि ux ही बना रहता है, वो कितना है? तो 5√3 मीटर पर सेकंड, और ये मिनिमम स्पीड है ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन, है ना। तो इसका मतलब इसके जर्नी के, है ना, ड्यूरिंग द जर्नी जो इस पर जो मिनिमम स्पीड मिलेगी 5√3 मिलेगी। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 से 10, और ये भी कितना गया? 1 सेकंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने का, यानी इस पॉइंट O से इस पॉइंट पहुंचने का टाइम ही 1 सेकंड है। तो जो हमारा इसने 2 सेकंड वाला पार्ट दिया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन 2 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन। इसने क्या कहा? इसने कहा a particle is projected from horizontal floor with speed this one with the floor and striking the floor after some time, है ना। तो वह जाके स्ट्राइक करता है। तो हमें क्या बताना था इसमें? तो आप देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि t इक्वल टू 1 सेकंड इसको लग रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? यानी ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन 2 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन।
तो ये जब यहाँ से ओ टू ए में तो नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो देख लेते हैं। पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, तो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी उस टाइम की जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी, तो यानी वो हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो रही है, इसका मतलब है कि u इनिशियल वेक्टर डॉट u फाइनल वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा इंटू u sin थीटा माइनस जी टी, है ना, ये इक्वल टू 0। तो देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर माइनस जी यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू 0। तो ये टाइम निकालो, ये टाइम कितना आ रहा है उससे पता चलेगा अपने को, है ना। तो ये आ जाएगा एक u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा दरअसल 10 माइनस 10 इंटू 1/2 इंटू टी इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू आ रहा है 2 सेकंड। हरी बस में तो ये सही है, t इक्वल टू 2 सेकंड में परपेंडिकुलर हो रहा है, हरी बात सुन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है वहां से समझना पड़ेगा। इसने कहा particles projected from horizontal floor with speed this one with the floor and striking the floor after some time। इसका मतलब है ये तो उस केस में होगा जब ये और आगे जा रहा होगा, तब ये पॉसिबल है, लेकिन ये तो यहाँ जाके स्ट्राइक कर जाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो आएगी नहीं, है ना। ये तो अगर मान लो नीचे ग्राउंड नहीं होता तब तो पॉसिबल था, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आफ्टर हाफ सेकंड, तो आप देख रहे हो कि हाफ सेकंड में पार्टिकल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड में ए पर पहुंच रहा है ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये चेक कर लो। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये हाइट है, और ये जो डिस्टेंस होगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कितनी होगी, ये r/2 होगी। तो यहाँ से रेंज निकाल लो, और h की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h निकालो, दोनों का स्क्वायर रूट करके h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है वो, हाईएस्ट पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच का। कौन सा वाले की बात कर रहा है, ये इस वाले की। तो निकाल के देख लो आ रहा है क्या, और नहीं आ रहा है तो फिर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई सबको? भाई क्लियर है क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। There are two inclined planes AO and OB inclined at 45 degree and 60 degree respectively। ठीक है, दो inclined plane है, ये ग्राउंड है, ये हमारे पास में ये एंगल जो दिया है यहाँ, ये 45 डिग्री है, और ये जो एंगल दिया है ये 60 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, with the orientation on the figure, when a man moves on the inclined plane AO, he observed that raindrops are falling at 45 degree with the vertical के साथ में इस आदमी को क्या लग रहा है, ये आदमी जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसको लग रहा है कि रेंज जो है हॉरिजॉन्टल से 45, इसका मतलब इसके पैरेलली लग रहा है इसको। ये मतलब हुआ, है ना। तो यहाँ इसका मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ये कह रहा है। देखो, he observes that the raindrops are falling at 45 degree with the vertical when the man moves on the inclined plane OB। he observes that the raindrops are falling vertically downward, और जब ये इधर जा रहा है, इधर कितने से जा रहा है, लेकिन ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसको रेन ऐसे लग रही है, यानी हो गया VRM डैश। तो रेन की वेलोसिटी तो फिक्स है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताना है। तो आप देख रहे हो कि आदमी ऐसे जा रहा है ना,
तो रेन वर्टिकली, इसका मतलब है कि रेन इसको ऐसा लग रहा है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी आर एम वेक्टर इक्वल टू वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर होता है। यानी रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो जाएगी वी आर एम वेक्टर प्लस वी एम वेक्टर हो जाएगी, ये हमारे पास में, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो रेन की वेलोसिटी इसी के पैरेलल आ रही है, यानी इसके पैरेलल, है ना, इसके पैरेलल रेन की वेलोसिटी आ रही है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, है ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इधर इधर दे रखा है इसने, तो इससे अपने को कुछ मिलेगा, देखते हैं। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इसका मतलब तो ये तो 45 ही आ गया, तो इससे तो तो 45 पे आ गया सीधा। देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको, सीधा दिख रहा है यहाँ से, ये वेलोसिटी, है ना, और ये वेलोसिटी क्या है, मैन की, ये देखो ये मैन की वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो एक काम करते हैं ना, इसको मैं इस केस के लिए एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, है ना, और ये वाला मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ। अभी इसके लिए मैंने मान लिया ऐसा, तो आप देखो वी आर एम भी इसके अलोंग है, कितना है देखो, तो वी आर एम नहीं मालूम, लेकिन तो वी आर एम आई कैप है प्लस वी एम कितना है 10 आई कैप हो गया। इससे पता चल गया कि इसका मतलब रेंज जो है वर्टिकल के साथ में, यानी कितना है देखो, इसका मतलब ये भी हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आई एक्स एक्सिस मैंने इसके अलोंग माना है, इसका मतलब रेंज जो है वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री एंगल ही बना रही है। आरी बात समझ, तो ये बात मुझे पता चल गई है कि 45 एंगल बना रही है, क्लियर है। अब तो इसका मतलब रेन ऐसे आ रही है, रेन ऐसे आने का मतलब ये हुआ कि ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स, ये मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है यहाँ, इक्वल है। क्लियर है भाई ये सबको। अब ये अब सेकंड प्लेन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, तो वर्टिकल आ रही, तो ऐसा करते हैं इसको, अब इसको इसी को इस प्लेन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, यानी वी आर वेक्टर इक्वल टू वी आर एम डैश वेक्टर प्लस वी एम डैश वेक्टर। तो वी आर एम डैश वेक्टर यानी नीचे की तरफ है ना, तो कितना आ जाएगा देखो, वी वाई माइनस ये हो जाएगा जे कैप, ये इसके लिए लिखा मैंने, प्लस, है ना, प्लस, अब हमारे पास में ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो वी एम डैश लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं 20 cos 60 आई कैप, है ना, माइनस सॉरी प्लस 20 sin 60 जे कैप, ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से देखो अब आप क्या मतलब निकल रहा है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर वेक्टर इक्वल टू आ गया हमारे पास में, माइनस को बाहर ले लो, है ना, एक मिनट, मैंने क्या किया है, मैंने ये तो वी आर एम डैश रहने देते भाई, ये गलत कर रहा हूँ मैं, ये तो वी आर एम डैश रहने देते हैं, वी आर एम डैश के बारे में तो पता ही नहीं है अपने को, तो ये तो यही रहने देते हैं, तो ये जाएगा वी आर एम डैश, है ना, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कुल मिला के कहने का मतलब, इसको अगर मैं इसको यहाँ लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा माइनस जे कैप प्लस, ये कितना हो गया देखो 20 इंटू 1/2 आई कैप प्लस ये कितना हो गया, तो 20 इंटू √3/2 जे कैप, तो ये दोनों साथ में होने चाहिए, है ना, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए, यानी 10 ही आना चाहिए, तो मिल गया। देखो हमारे पास ये किससे कंपेयर करेंगे इसको हम लोग, वी वाई वाले जिससे, यानी मैं कंपेयर करूंगा माइनस वी वाई जे कैप प्लस वी एक्स आई कैप से, तो आप देखो यहाँ वी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है ना, वी एक्स की वैल्यू 10 आ रही, तो वी वाई की वैल्यू भी 10 हो गई, इसका मतलब रेन की जो वेलोसिटी है वो आ गई 10√2 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आई सबको?
हाँ सर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में 2 हो गया, 3 हो गया, 4। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 4 में, a car starts from rest and again comes to rest after traveling 200 meter in a straight line. The car starts from rest and again comes to rest after traveling 200 meter in a straight line. If its acceleration and deceleration are limited to this one respectively, the minimum time the car will take to travel the distance is. Minimum time की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको मालूम, मैं ग्राफ से करूंगा तो तुरंत आ जाएगा। ये हमारे पास में t है और ये हमारे पास में b है। पहले क्या करा, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी ये यहाँ से यहाँ गया तो अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाएगा है ना, उसके बाद ये रिटार्ड हो रहा है। तो टोटल इसका जो एरिया है वो 200 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ ये मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम स्पीड अपने को चाहिए, तो ये मान लेते मिनिमम टाइम चाहिए, तो ये मैक्सिमम स्पीड इसकी v0 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ठीक है, ये जो टाइम है मैंने मान लिया कि ये जो टाइम है ये t1 है और ये जो टाइम है ये t2 है। तो इसमें पहले वाले में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका स्लोप देखते हैं हम लोग, बीटी कर्व है, स्लोप क्या देगा आपको, यानी v0 बाई t1 ये आपको देगा दरअसल 10 और फिर v0 बाई t2 ये आपको देगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो t1 t2 का एक रिलेशन मिल गया अपने को यहाँ। तो क्या रिलेशन मिल गया, इसको डिवाइड करो, है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये आ जाएगा t2 बाई t1 इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। इसका मतलब t1 इक्वल टू क्या है यहाँ 2t2 है। ठीक, तो अगर मान लो t2 को मैं t ले लेता हूँ, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 2t हो गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ अच्छा अपने को ये एक रिलेशन आ गया। अब क्या करें, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ इसने हमें, और क्या क्या इंफॉर्मेशन, चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करो क्योंकि ये रिलेशन तो मिल गया। तो मैंने इसको लिया कि कितना हो जाएगा, देखो v0 बाई 2t और ये कितना आ रहा है v0 बाई t, इन दोनों को ऐड कर लो तो एक रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, है ना। तो 1 + 2 करो तो कितना आ रहा भाई, ये 3 v0 बाई 2t इक्वल टू 30, यानी इससे ये हो गया 10, यानी हमारे पास रिलेशन आ गया v0 इक्वल टू 20 इंटू टी। ठीक, अब एरिया अंडर द ग्राफ कितना, तो टोटल ये टाइम कितना हो गया यहाँ 3t हो गया, है ना। इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3t इंटू v0, और ये किसके इक्वल होना चाहिए 200 के, तो v0 की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आ गया 3/2t, ये हो गया 20t इक्वल टू 200, तो 20 से कितनी बार ये है 10, तो हमारे पास आना आ गया t² इक्वल टू 20/3, 20/3, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया है, यानी t इक्वल टू आ गया √20/3, लेकिन अपने को तो 3t चाहिए, तो आ जाएगा 3 मतलब 3t चाहिए अपने को, तो 20/3, तो अंदर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर ले लेते हैं यहाँ से। हाँ क्या है आंसर भाई, नहीं आ रहा है क्या, आंसर ये आना चाहिए, आगे बस में तो 9 अंदर जाएगा तो 3 तो 60 में से कितना हो गया, तो आ गया 2, आ तो रहा है ऑप्शन नंबर 3, यही आंसर आ रहा है। क्लियर है भाई सबको, हाँ टू सर। √15 हाँ आ सर। रहा है, तो 4 भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में 4 7 7 के बाद 11 12
अब इसमें दिया इस पेयर, तो देखो क्या हो रहा है इसमें, दरअसल ये रेस्ट पर है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। ये हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एंगल 37 है और ये एंगल 53 है। ये ए बी और ये सी प्लेन है, इनके बीच में इस एक स्पेयर है जो ट्रैप हो गया एक तरह से। द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वॉल ए बी एंड स्पेयर, यानी वो नॉर्मल बताना है। तो क्या करना है, देखो नॉर्मल किधर होगा, यहाँ इसके सेंटर से पास होना चाहिए पहली बात तो एक तो ये जो नॉर्मल है यहाँ से ऐसे जाएगा, मान लेते हैं ये N1 है, ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और एक नॉर्मल यहाँ से जाएगा, ये मान लेते हैं N2 है, ठीक है। इसको रिजोल्व करना है बस। और तो N2 को अभी आप देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो N1 को अगर रिजोल्व करोगे तो ये वर्टिकल लाइन है ना, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस 53, तो ये एंगल कितना हो गया 53। इसका मतलब इसको पॉइंट मास मान लो आप, और ये इधर की तरफ लग रहा है N1, तो यह एंगल कितना बना रहा है 53, और ये डाउनवर्ड कितना लग रहा है mg। उसी तरह N2 को देखो आप, N2 इस पर कितना एंगल, तो N2 में कितना आ जाएगा, देखो वर्टिकल के साथ में ये एंगल कितना निकल के आता है, ये 53 सॉरी 37 आएगा ना एंगल, तो 37 आएगा। तो वर्टिकल के साथ में, इसका वर्टिकल के साथ में जो एंगल यहाँ बन रहा है, यानी इसको इधर N2 लगेगा और ये N2 है, ठीक है, ये N2 है और ये एंगल कितना है इसका 37 डिग्री है। रिजोल्व कर लो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो N1 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, N1 साइन 53, और इसके साथ में आ जाएगा N1 cos 53, उसी तरह N2 sin 37, N2 cos 37, इसका मतलब N1 sin 53 इक्वल टू N2 sin 37 और N2 cos 37 इक्वल टू mg प्लस N1 cos 53। N2 को इन दोनों से एलिमिनेट कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करना था भाई, क्लियर है सबको ये भी। हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में 11। Uniform rope of length L lies on a table if the coefficient of friction is mu। ये टेबल है इस तरह से, इसका एक पार्टी दिखा रहा हूं मैं आपको। Then the maximum length L1 of the part of this rope which can overhang from the edge। तो मान लो ये रोप हमारे पास में इस तरह से है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ L1 है, तो ये लेंथ कितना रह जाएगा फिर L माइनस L1 रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लीनियर मास डेंसिटी अगर लैम्बडा है, जो कि यूनिफॉर्म रोप बोल रहा है, तो हमें क्या बताना है कि देन द मैक्सिमम लेंथ L1 ऑफ द पार्ट ऑफ दिस रोप व्हिच कैन ओवरहैंग फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विदाउट स्लैटिंग, यानी L1 चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ इसको जो फ्रिक्शन लगेगा इस बाकी रिमेनिंग पार्ट की पर जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू लैम्बडा L माइनस L1 इंटू जी, और ये इक्वल होना चाहिए इसके वेट के, तो इसका वेट हो जाएगा लैम्बडा L1 इंटू जी के। सॉल्व कर लो यहाँ से, तो जी और लैम्बडा कट कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू L माइनस L1 इक्वल टू L1, तो L1 किधर ले जाएंगे, तो म्यू L इक्वल टू म्यू प्लस 1 L1, तो L1 की वैल्यू आ गई है म्यू L बाई 1 प्लस म्यू, ये आंसर आना चाहिए। ओके, तो हम लोग इस तरह से इसको
सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर। नेक्स्ट है ट्वेल्थ में क्या हो रहा है दरअसल यहाँ, अगर इसी रॉप को मैं स्लोली अगर मान लो पुल करता, मान लो इस एंड को मैं स्लोली अगर पुल करता हूं तो मालूम है यहां से ब्रेक होगा। कहां से ब्रेक होगा? यहां से, क्योंकि जब मैं फोर्स लगा रहा हूं धीरे धीरे तो पूरा मोमेंटम इसका क्या ना धीरे धीरे इधर ट्रांसफर होता जा रहा है। लेकिन जब मैं सडनली इस पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या होता है कि जब फोर्स आप लगाते हो तो जो जर्क आप देते हो वो जर्क दरअसल यहाँ इधर ट्रांसफर हो ही नहीं पाता है इस साइड पर, मतलब इस साइड वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यानी वो तो क्या करेगा, यहीं से ब्रेक कर जाएगा क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता उधर ट्रांसफर होने का। तो वो यहाँ से क्या से ब्रेक कर जाएगा। यानी ये अगर बी है, ये ए है, ये सी है, तो बी सी जो रॉप है ना वो ब्रेक हो जाएगी, है ना। ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। लेकिन अगर स्लोली खींचा आपने तो फिर ये वाला पार्ट ए बी वाला पार्ट ब्रेक होता है, मतलब वो वहां से ब्रेक हो जाएगी ऊपर से सीलिंग से। आगे बात सुन, सडन के केस में ये होगा, अगर सडन हुआ और ये अगर स्लोली हुआ तब यहां से, कहां से? यहां से, और इसमें यहां से ब्रेक कर जाएगा। ओके, तो ये होता है इसमें। उसके बाद 11 हो गया, 13 भी बताना है। 13 में क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास m is traveling some distances starting from rest under the actions of constant force is directly proportional to। आरी बात सुन में, तो कांस्टेंट फोर्स अगर है तो उस केस में क्या होगा देखो। Kinetic energy acquired by a body of mass m is traveling some distances starting from rest under the actions of constant force। मान लो ये बॉडी है और कोई कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है ना, और एस डिस्टेंस से बॉडी चलती है मान लो यहाँ से, तो वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है ना। तो ये एस, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर ही होगा तो उधर डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इस केस में यहाँ जो वर्क होगा वो हाफ एस, और यहाँ कह रहा है कि फ्रॉम रेस्ट है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, जब यहाँ पहुंचेगा तो v, और ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी मैंने क्या लगाया यहाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जो कि ये तो 0 ही है, तो ये आएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी एक तरह से। तो काइनेटिक एनर्जी एम से इंडिपेंडेंट आ रही है, तो मास से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ, एम ये हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में 16। A man places a vertical chain of mass m length L on a table slowly। मान लो कि ये सरफेस ले लेता हूँ मैं ऐसा, है ना, ये टेबल का ऊपर वाला टॉप दिखा रहा हूँ मैं। तो एक चेन है, a man places a vertical chain of mass m length L on table slowly. Initially, the lower end of the chain just touches the table. The man drops the chain when half of the chain is in vertical position. Then work done by the man in this process is। तो मतलब ये कह रहा है कि अभी आप देख रहे हो कि इसका सेंटर मास यहाँ है ना, इसका सेंटर मास कहाँ है, यहाँ है, L/2 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैं 0 मान लेता हूँ। तो आप ये देख रहे हो, ये कह रहा है कि ये जब यहाँ तक आ जाता है चेन तो ये ड्रॉप कर देता है। इसका मतलब ये आदमी
ये मैन जो है यहां से यहां तक तो इसने वर्क किया ही है कि नहीं? आ रही बात सुन में? क्योंकि बाकी पार्ट तो इसका यहाँ यहाँ से इसने फोर्स को क्या कर दिया है, जो एफ फोर्स था उसको रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह से यहां से यहां तो लाया है इसको, है ना? तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें लगाएंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब मैं लगाऊंगा तो ध्यान से समझेगा, देखो कैसे लगा रहा हूँ। तो वर्क डन बाय एफ भी है क्योंकि स्लोली आ रहा है, वर्क डन बाय एम जी भी है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी है, लेकिन वो तो जीरो है क्योंकि स्लोली ला रहा है। वर्क डन बाय एम जी मतलब इसको आप लिखोगे माइनस डी यू इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, डी यू। डी यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना? तो यू फाइनल कितना है इसका, इसका यू फाइनल जो इनका इतने पार्ट के करस्पॉन्डिंग ही तो है। तो आप देख रहे हो कि इसका मास तो m/2 बचा, और इसका सेंटर मास कहाँ है? अब यहाँ से L/4 पर है। क्या लिखोगे आप, एम जी मतलब m/2 g L/4, ये इनिशियल हो गया, माइनस माइनस यू फाइनल, है ना? यू फाइनल हो गया। यू इनिशियल कितना था वो इसके करस्पॉन्डिंग लिखोगे, किसके, इसके, लेकिन टोटल मास m लिखोगे। तो mg/L/2, तो कितना हो गया भाई ये? तो आंसर आना चाहिए हमारे पास में। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ रहा है, क्यों आ रहा है बताता हूँ। माइनस 4 से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया वर्क डन बाय एफ इक्वल टू माइनस 3mg/L/8 आ रहा है। ये आंसर आना चाहिए। क्यों आ रहा है माइनस? क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, चेन का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये आंसर होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे करना है? हाँ सर। या? भाई बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो ये हो गया हमारा 16। नेक्स्ट है 17। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और 17 करते हैं भाई। Pulling force making angle theta to the horizontal is applied on a block of a W placed on a horizontal table. If the angle of friction is alpha, then the magnitude of force required to move the body is equal to. तो यहाँ देखो, इसको इसने जो फोर्स लगाया है वो एफ है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ना? तो यहाँ जो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अल्फा है, इसका मतलब हुआ कि tan अल्फा इक्वल टू म्यू करना है। ठीक है, tan अल्फा इक्वल टू म्यू करना है। तो इसको यहाँ से नॉर्मल इधर लग रहा है, इधर इसको जो फोर्स लगेगा वो म्यू इंटू एन लग रहा है। ठीक है, तो ये इसको स्लाइड कराएगा तो ये एफ कोस थीटा है, और वर्टिकल जो है वो एफ साइन थीटा है, और डाउनवर्ड जो है इसको एम जी लग रहा है जो कि डब्ल्यू है। तो यानी एन प्लस एफ साइन थीटा, वर्टिकल में तो मूवमेंट हो नहीं रहा है तो डब्ल्यू के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट हो रहा है तो जस्ट एफ कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, म्यू एन। तो एफ कोस थीटा इक्वल टू म्यू, और एन क्या लिखोगे, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। हमें क्या चाहिए यहाँ, एफ की वैल्यू चाहिए, फोर्स कितना है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। तो लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और म्यू, म्यू को क्या लिखेंगे, तो इसको आप साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा भी लिख सकते हो। तो डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो एफ कॉस थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस एफ साइन थीटा साइन अल्फा। इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एफ। अब देखो ये वैल्यू क्या देगा आपको, ये देगा दरअसल कॉस। ये थीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, अल्फा माइनस थीटा भी हो सकता है, क्योंकि कॉस बनेगा ने। अब इसको तो क्या ही समझाऊं आपको, इतना तो आने ही लग गया होगा, अब कैसे बन गया। तो ये आंसर आना चाहिए। तो एफ इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आया?
समझ में आया है ना? हाँ सर। तो 22 भी कर सकते हैं। 22 के पहले कौन सा? 18 करना है। 17 हो गया, 22। Body is moved along a straight line by a machine delivering constant power। तो मान लो ये कोई बॉडी है, कांस्टेंट पावर है, तो मान लेते हैं कि यहाँ F इस पर लग रहा है, इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में भी है, तो यानी इसका मतलब P इक्वल टू F इंटू वी है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू, चाहिए तो पहले तो देखो यहाँ से A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम ए लिख सकते हैं, सॉरी F को इंटू वी लिख सकते हैं, और हमें तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो लेकिन डिस्टेंस यहाँ किसके प्रोपोर्शनल दिखा रहा है? टाइम के प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, P इक्वल टू एम, तो ए को क्या लिख सकते हैं? डी वी बाई डी टी इंटू वी लिख सकते हैं, तो P डी टी इक्वल टू हो गया एम वी डी वी, और तो क्या करेंगे यहाँ, व्हाट इज मूव्ड अलोंग, तो अब टाइम तो ऐसा करते हैं, इसमें इनिशियल स्पीड के बारे में तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी बोल रहा है, इसका मतलब है, क्योंकि ऑप्शन दे के कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दिया नहीं है, तो इसका मतलब मैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 मानूंगा, तो टाइम भी 0 है, तो t, और ये हो जाएगा v, तो हो गया हमारे पास में pt, ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाई 2, यानी आप देख रहे हो कि एक तरह से v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है यहाँ, रूट t आ रहा है ना, या मतलब ऐसे भी, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2 पावर हाफ आ रहा है, तो v को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, dx बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2 पावर हाफ, तो dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t2 पावर हाफ dt, इसको भी इंडिकेट करेंगे 0 टू x, इसको भी इंडिकेट करेंगे 0 टू t, तो आप देख रहे हो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 3/2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो आंसर थर्ड होना चाहिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 लिख लिया? क्लियर है ना? हाँ सर। हेलो, अब है हमारे पास में 22 में देखो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन एसोसिएटेड विद द फोर्स, तो F वेक्टर इक्वल टू 4xy i कैप प्लस 2x स्क्वायर j कैप, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, हमारे पास कॉन्सेप्ट है F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना, इक्वल टू माइनस डी, याद आ रहा है, हाँ बाई डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डी यू होता है ना, ये बेसिक डेफिनेशन है, तो करते हैं, आपका मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो ही गई होगी, है ना, दिक्कत आनी नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में डी यू इक्वल टू माइनस 4xy i कैप प्लस 2x स्क्वायर j कैप डॉट, ये हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप, क्योंकि अच्छा dz भी लेता मैं इसमें, लेकिन है नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 4xy dx प्लस 2x स्क्वायर dy, ये हमारे पास में आ गया, तो यहाँ क्या मिलेगा देखो ध्यान से समझना है इसको, 2 को बाहर ले लो, रहने तो अंदर ही, तो क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा दरअसल इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या मिलेगा अपने को, तो ये मिलेगा 2, मतलब ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2x स्क्वायर y, हाँ ऐसा बना सकता हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ये जा सकता है, समझ में आ रहा है सबको? देखो कैसे भाई, पहले अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो क्या मिलेगा मुझे, y और 4x dx मिलेगा, हाँ क्या हो गया,
अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप तो। भाई समझ में आ रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कैसे चली गई? हाँ सर। हाँ सर। बस इसको इंडिकेट कर लो। तो इसको इंडिकेट करेंगे तो u इक्वल टू क्या मिलेगा? -2x² y प्लस कांस्टेंट। यही आंसर है, ठीक है ना? तो एक बात और याद रखिए, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप जब ये वाला फॉर्म में जाओगे ना तो ये इक्वेशन सिंपलीफाई होना चाहिए, यानी ये जो इक्वेशन बनेगी कौन सी वाली, ये सिंपलीफाई होना चाहिए। अगर सिंपलीफाई और डिफरेंशियल इक्वेशन से यानी इस तरह की कोई फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब है कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर नहीं बन पा रही इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, इससे भी पता चल जाता है, ठीक है? और वैसे इसका एक और तरीका है, जानना चाहोगे? अगर आपको फोर्स गिवन है, पोटेंशियल निकालना है तो इसका एक और तरीका है, बताऊं क्या? एक तो ये सिंपल तरीका है, थोड़ा टेढ़ा तरीका जानना चाहे तो बता सकता हूँ। मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कि नहीं बन पा रही डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक और तरीका होता है, बताऊं क्या? हाँ सर। है ना? देखो इसका सेकंड मेथड आपको बताते हैं। हमारे पास में फोर्स दिया है इसने F वेक्टर इक्वल टू 4xy कैप प्लस 2x² j कैप, है ना? आपको याद होगा कि हमारे पास में ये इक्वेशन होती है -del u/del x i कैप प्लस del u/del y j कैप प्लस del u/del z k कैप। कंपेयर कर लो, तो जब कंपेयर करोगे तो -del u/del x या माइनस को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा? -4xy del u/del y हो जाएगा -2x², है ना? ये 4 है, और ये तो हो गया del u/del z 0। इसका मतलब z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी, तो बात ही नहीं करेंगे। पहले इसको सोल्व करो, तो del u इक्वल टू -4xy del x, तो del x तो ये मतलब क्या है? पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना ये वाला। तो इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ? -4y, ये तो कांस्टेंट है, और ये कितना हो गया? x²/2 प्लस, अब जो कांस्टेंट लेंगे वो दरअसल y, c, इसका कांस्टेंट होगा। क्या होगा? क्योंकि y भी तो कांस्टेंट था x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया था, और c तो एक जनरल कोई कॉन्सेप्ट होता है, कांस्टेंट होता ही है। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है ये वाला हाँ पार्ट? सर। हाँ सर। तो यानी u इक्वल टू आ गया -2y(x²) प्लस f(y, c). अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो del/del y इक्वल टू -2x² प्लस del/del y f(y, c), और इसको फिर कंपेयर करेंगे तो यह जाएगा -2x²। कंपेयर करेंगे जब आप यहाँ तो आप देख लो कि del/del y ये 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि y के रेस्पेक्ट में इस पर जब डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट आने का मतलब है कि y से इंडिपेंडेंट है, यानी इसका मतलब f(y, c) इक्वल टू क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। इस वैल्यू को वापस यहाँ रख दो, या मतलब इसमें रख दो, आपका आंसर आ गया। तो u इक्वल टू कितना आ गया? -2y(x²) प्लस कांस्टेंट आ गया, यही आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे क्या? पहले कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? फिर पहले वाले को इंडिकेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे, फिर जो फंक्शन बनेगा उसमें y, c कांस्टेंट मानेंगे, है ना? फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, फिर कंपेयर करेंगे वापस इस इक्वेशन del u/del y इक्वल टू -2x² से, फिर del/del y f ऑफ मतलब del f ऑफ y, c del y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसमें रख देंगे। ठीक है भाई, नहीं समझे क्या? हाँ सर।
हाँ सर। ज्यादा। हाँ, चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया 22 हो गया, 22 के बाद 25 26। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि डिसलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय दिस वन, वी इज द वेलोसिटी। तो मान लो ऐसा समझ लेते हैं कि मान लो ये ट्रेन का इंजन ही मान लो, जैसे पटरी पे चल रहा है, ठीक है ना। तो इसकी इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी भी, लेकिन रिटार्डेशन भी, लेकिन उसको मैं ए इधर की तरफ मानूंगा जो कि दिया है इसने माइनस के वी क्यू, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन में मानते हैं तो, लेकिन माइनस के साथ यहाँ लेंगे। तो क्या कह रहा है कि वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट है, वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ। जब कट ऑफ क्या, तो उस समय, तो मैंने ये जनरल टाइम टी की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल टाइम टी पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। इसका मतलब पहले कहीं हमने इसको यहाँ से यहाँ की कहीं की बात करेंगे, तो वेलोसिटी टी है ना, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट था, ये था, तो आगे कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है अपने को, क्या बताने को कह रहा है भाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट अ टाइम t बताना है। तो इसको क्या लिखेंगे, dv बाई dt इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, और तो जाएगा dv बाई वी क्यूब इक्वल टू माइनस के डी टी, तो 0 से t, और ये v नॉट टू v, तो v2 पावर तो जाएगा v2 पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को। v नॉट टू v इक्वल टू माइनस के टी। तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, सॉल्व कर दो। हाँ, 2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया है ना, प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास में इक्वल टू ये, तो 1 बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2 के टी प्लस 1 बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, तो 1 बाई वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2 के टी वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई वी नॉट का होल स्क्वायर, यानी वी इक्वल टू आ गया वी नॉट बाई रूट 2 के टी वी नॉट का होल स्क्वायर प्लस 1। यही आंसर है, ठीक है भाई, समझ में आया। भाई हाँ समझ में सर। आया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26, चलो करते हैं। Particle moving with uniform acceleration along x-axis has speed v at a position x meter given by this one, दिया हुआ है जहाँ x जो है हमारा लेस देन 0 और इसके बीच में लाई कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, इसका एक्सेलरेशन अपने को बताना है, ये क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको v स्क्वायर करो, देखो आप कितना आ रहा है 180 माइनस 16x आ रहा है, इसको कंपेयर करो u स्क्वायर प्लस 2ax से, यानी 2a इक्वल टू माइनस 16 आ रहा है, तो a इक्वल टू कितना आ गया -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 22 हो गया, 26 हो गया, 28 एंड 30, 28। A particle moves along x-axis in positive direction, और देखो यहाँ क्या दिया है इसने, अपने पे ग्राफ दिया हुआ है, दरअसल x और v के बीच में ये स्ट्रेट लाइन दिया है, ये मान लेते हैं कि ये v नॉट रहा होगा, ठीक है। Particle moves along x-axis in positive direction, its acceleration is given as, acceleration अपने को दिया है cx plus d, where x denotes the x coordinate of the particles c and d are positive constants. For velocity position graph of the particle to be of type as shown in the figure, the value of speed of particle at x equal to 0 should be,
यानी x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ की वेलोसिटी यानी v नॉट की बात कर रहा है कुल मिला के। और ग्राफ ऐसा आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, v dv बाई dx, याद आ रहा है भाई, ऐसा लिख सकते हैं, इंडिकेट कर दो। तो v dv इक्वल टू सी एक्स डी एक्स प्लस डी डी एक्स, इंडिकेट करेंगे तो 0 से इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, लेकिन हाँ v 0 थोड़ी है, वेलोसिटी क्या है v नॉट टू v, और ये 0 टू x, ये 0 टू x, तो हो गया v यानी v स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ v स्क्वायर माइनस v नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c, यानी x स्क्वायर बाई 2 प्लस d इंटू x। अब ये dx नहीं, x इंटू d करना पड़ेगा, इन्हें तो कंफ्यूज करेगा। तो ये आ गया v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2x d आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो कुछ और ही मिल रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ इसको, है ना। तो कैसे बनाओ, अब आप सोचो इसमें क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर बनाना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा टर्म आएगी उसको 0 करना पड़ेगा, तभी आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। तो कौन बना के देगा, आता है भाई बनाना, कर लोगे। मैंने क्या कहा इसमें, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो जो टर्म आएगी ना एक्स्ट्रा, उसको 0 कर देना है, तभी तो इसका स्क्वायर रूट क्या मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन दिखना चाहिए। आइडिया आया, समझ में आया मैंने क्या कहा, कर लोगे ना भाई। अब इतनी गणित आना चाहिए यार। क्वेश्चन नंबर 30। The graph shows the variation of 1 by v, where v is the velocity of the particle with respect to time. Then find the value of acceleration at time e। ठीक है, देखो कैसे करना है। ये हो गया हमारे पास में t सेकंड में, और ये हो गया 1 by v। तो हमारे पास दरअसल कर्व ऐसा ही है ना, यहाँ टेंजेंट इसने ड्रॉ किया हुआ है। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये 3 सेकंड्स हैं, और ये 1/√3 है, ठीक। तो 1 by v और इसके बीच में ग्राफ अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब इसको मैं ऐसा करता हूँ, y मान लूं, है ना, और t दे रखा है, तो हमारे पास में dy/dt, ये कितना दिया है इसने, ये दरअसल -1 दिया है, यानी d/dt, यानी देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, d/dt, और ये क्या है 1 by v इक्वल टू -1 है। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, d/dt, और ये v2 पावर -1 इक्वल टू -1 है, तो क्या हो जाएगा, -1 v2 पावर -2, और ये क्या मिलेगा आपको, dv/dt इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, तो dv/dt इक्वल टू आ गया 1 by, है ना, v का होल स्क्वायर। अब आप देखो 1 by v क्या दिया आपको, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, पूछ रहा था। नहीं सॉरी, गड़बड़ कर दिया मैंने, ये क्या आ रहा है देखो, यहाँ ये वैल्यू क्या जा रही है, यानी ये v स्क्वायर चला रहा है ना, सॉरी, तो v स्क्वायर चला रहा है, तो आप देख रहे हो कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो v, तो आप देख रहे हो कि ये वैल्यू क्या है, 1 by v है ना, यानी v इक्वल टू कितना आ गया, √3 है ना यहाँ इसकी जगह, क्योंकि इस पॉइंट के लिए पूछ रहा है, तो कितना आ गया आंसर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए। आगे बात सुन में कैसे किया, ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी समझ आ रहा है, अब ये तो आना ही चाहिए यार, है कि नहीं। अगर अभी भी ये ना आए तो फिजिक्स, तो फिर अब क्या ही सीखोगे, फिर पहले ये पार्ट तो आए।
चलो फिर आज इतना ही करेंगे। अब इसका थोड़ा सा बचा ही ट्रांसफर का वर्क करवा देता हूँ पहले मैं, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अच्छा, मैंने आपको वहाँ एक पॉइंट लिखवाया था, सिर्फ ये कि क्या पॉइंट था हमारा, कि जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा सराउंडिंग से तो बॉडी क्या करेगी, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और बॉडी का टेम्परेचर कम है तो फिर क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कॉन्सेप्ट वही है जो वहाँ पढ़ाया मैंने। हरी बात समझते हैं भाई, उसको उल्टा कर देंगे और क्या, है ना। जो वहाँ था हमारे पास में T2⁴ माइनस T0⁴, वहाँ T0⁴ माइनस T2⁴ आ जाएगा। बाकी सारी इक्वेशंस वही की वही रहेगी, तो उसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं थी। अब एक क्वेश्चन है जो मैं हमेशा इस क्लास में हर क्लास में मतलब उस क्वेश्चन को कराता हूँ मैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे इन स्टीफन लॉ को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आ गया, तो मैं लिखता जाता हूँ, आप भी लिखते जाइए साथ साथ में ताकि लेट नहीं होंगे हम लोग। हीट ट्रांसफर, क्वेश्चन है दरअसल ये, अ मेटल ball of mass 1 kg is heated by means of a 20-watt heater in a room at 20 degrees Celsius. The temperature of the ball becomes steady at 50 degrees Celsius. Part 1. Find the rate of loss of heat to the surrounding when the ball is at 50 degrees Celsius. Second part, assuming Newton's law of cooling to be valid, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when the temperature of the ball is 30 degrees Celsius. Third, assuming that the temperature of the ball
rises uniformly from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius in 5 minutes. Find the, ये लिख लो पहले, ऊपर का लिख लिया तो हटा दूं? यहाँ तक लिख लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ 5 minutes. Find the total loss of heat to the surrounding in this period. Fourth, find the specific heat कैपेसिटी। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं अभी, ना मेंस में आया ना एडवांस में आया, ऑफ द मेटल। नहीं इस बार था, ऐसा क्वेश्चन था इस बार, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लिख लो पहले आप। तो इसमें चार क्वेश्चन बना दिए, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन है, इसलिए ये अपने आप में एक कंप्लीट ही है, पूरा पार्ट को कवर कर रहा है दरअसल ये, जिसमें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस आते हैं उस पार्ट को इसने कवर कर लिया इस क्वेश्चन में। लिख लिया सबने? हाँ सर। चलें, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये बॉल है और यहां से मान लिया मैंने ये हीटर इस तरह से मान लिया, है ना। तो कह रहा है कि मेटल बॉल ऑफ 1 kg इज हीटेड बाय मींस ऑफ 20 वॉट हीटर, यानी जो हीट ये दे रहा है हीटर यहाँ, वो 20 वॉट है। तो इसका टेम्परेचर अभी देख रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब जो भी हीट ये दे रहा है वो सारी लॉस हो जा रही है, यानी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ये तो बात हुई हमारी भाई। सारी जो भी हीटर दे रहा है वो बॉल के थ्रू बाहर चली जा रही है, यानी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तभी उसका टेम्परेचर क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्योंकि इनिशियल में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इनिशियल में तो इसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, 20 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद जो भी हीट दे रहा है सब बाहर चली जा रही है, यानी इसका मतलब हुआ कि जो लॉस की बात कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग व्हेन द बॉल इज एट 50 डिग्री सेल्सियस, वो लॉस क्या हो गया पहले पार्ट में, यानी वो हो गया 20 वॉट। और लॉस क्या बताया था किस इंस्टेंट पर मैंने, dq बाई dt इक्वल टू था q मतलब k, और ये क्या था t माइनस टी नॉट, याद आ रहा, क्योंकि उसने नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ है
कि अपने को कौन सा रूल अपना रोल लॉ अपना फॉलो करना है, अज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू बी वैलिड। इसका मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि ये वाला लॉ आपको फॉलो करना है। तो यहाँ इस टेम्परेचर जब इसका 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तो K इंटू 50 माइनस 20 और लॉस कितना दिखा रहा है यहाँ 20। तो एक तो K की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, कितना हो गया 2/3, ये चाहिए था मुझे। और आंसर पहले वाले का क्या हो गया 20 वॉट, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो जो भी हीट उसको मिल रही सारी सराउंडिंग को दे रहा है, तो जो लॉस है वो आ गया 20 वॉट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो, assuming Newton's law of cooling to be valid, calculate the rate of loss of heat to the surrounding when the temperature of the ball। यानी सेकंड पार्ट में K की वैल्यू मिल गई, तो वो कह रहा है dq/dt इस केस में क्या है, तो Q 30 माइनस 20 यानी 2/3 इंटू 10 यानी 20/3 वॉट। यानी उस इंस्टेंट पर जो हीट रिलीज हो रही है पर सेकंड, जो लॉस हो रहा है वो ये हो रहा है। ये नेक्स्ट आंसर आ गया थर्ड पार्ट। भाई इस दोनों समझ में आए ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा है, बाकी इतने टेढ़े क्वेश्चन होते नहीं है। अगर आए है ना, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं हीट ट्रांसफर में वो उतने टफ होते नहीं है। ये समझ में आया भाई सबको क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ? हाँ ये सर। इंस्टेंटेनियस बताया था अच्छा। आपको। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो, assuming that the temperature of the ball rises uniformly from 20 to 35 minutes, find the total loss of heat to the surrounding। मैंने आपको ये बताया था dq/dt average equal to K T1 plus T2 divided by 2 minus T0। ये निकाल लेंगे पहले, तो कितना हो गया 2/3 T1 plus T2 कितना हो रहा 30 plus 20 divided by 2 minus 20, तो कितना हो गया भाई, तो ये आ गया हमारे पास में dq/dt एवरेज आया यहाँ कितना मिलेगा था 25 यानी 10, तो 10/3 वॉट। ये तो पर सेकंड ऑन एवरेज इतना हीट रिलीज हुआ, मतलब इतना लॉस हुआ। अब इसको क्या करें, T से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इतनी हीट इसने मतलब इतना लॉस हुआ उतने टाइम में, कितने टाइम में 5 मिनट में। ये लिख लो फिर आगे का बताता हूँ। ये ऊपर वाला लिख लिया सबने, ये फिगर विगर ये सब जो था। तो अब यहाँ Q कितना लॉस हुआ, ये दरअसल लॉस ही तो है, कितना लॉस हो रहा है 10/3 इंटू टी मतलब 5 इंटू 60 ना, तो इससे कितनी बार गया है 20, तो लॉस कितना हो गया भाई 100 इंटू यानी 1000 का लॉस हो गया, 1000 जूल का लॉस हुआ। अब उतने टाइम में हीटर ने कितना दिया, तो हीट एनर्जी गिवन बाय हीटर, तो उसने दिया दरअसल कितना उसका 20 इंटू टी कितना है 5 इंटू 60, तो ये हो गया हमारे पास में 6000 जूल। कितना दिया उसने 6000 जूल। इसका मतलब इतना तो लॉस में हो गया, ये तो लॉस है, तो बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया, तो यानी बॉल एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी तो 5000, क्योंकि 1000 तो लॉस ही हो गया, तो 5000
इसने एब्जॉर्ब किया तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अब बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, तो ये वाला पार्ट यहाँ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इसने बॉल एब्जॉर्ब हीट कितना हो गया, तो 6000 माइनस 1000 यानी 5000, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम एस डेल्टा टी। तो ये हो गया 5000 और m कितना दिया 1 kg, हमें s चाहिए इसका डेल्टा टी, क्योंकि 20 से 30 गया तो 10। तो हमारे पास इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गई 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? हाँ। अरे भाई समझ में आया? तो इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी समझ में नहीं आया क्या? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। लिख लो तो इसको। लिख लिया? लिख लिया है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व of a black body radiations। और इसी में हम लोग यहाँ विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की भी बात करेंगे। तो जब इन्होंने किसी ब्लैक बॉडी को हीटअप किया, उसके बाद उससे जो एनर्जी जो रेडिएट हुई उसका इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। यानी ग्राफ ऐसा था, ये लैम्बडा है और ये ई लैम्बडा है। ई लैम्बडा मतलब यहाँ ये क्या हो गया, एक तरह से इंटेंसिटी भी तो ये होती है जो कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, ठीक है। तो ग्राफ इनको ऐसे ग्राफ मिला है, यानी ये
जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये भी कह सकता हूं मैं, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा एम यहाँ मैं मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी है लैम्डा एम, यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको मैं लैम्डा एम यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। सारी बात समझ में। तो इसमें देखा इन्होंने कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज करती गई तो पहले इंटेंसिटी क्या करी, इंक्रीज करती गई, और उसके बाद इंटेंसिटी क्या करी है, डिक्रीज करती गई। यानी पहले है ना यहाँ से ऐसे इंक्रीज करती गई, उसके बाद ये डिक्रीज करने लगी। ये इनके कंक्लूजन थे, यानी ये ग्राफ इनको मिला। फिर उन्होंने टेम्परेचर चेंज किया। मान लो ये T1 केल्विन पर था, किस पर था, T1 केल्विन पर था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है लैम्डा M1 यह मिला। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हुआ क्या, ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हुआ और एरिया भी एक तरह से ग्राफ का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यानी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो थी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ था वो दरअसल डिक्रीज कर गया। यानी ये मान लो T2 केल्विन है, जो कि T2 जो है T1 से ज्यादा, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाया तो इन्होंने देखा कि एक तो इसका एरिया भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखवा देता हूँ एक एक करके, जो कंक्लूजन इन्होंने निकाले हैं इस ग्राफ को देखकर, है ना। ये बना लो पहले आप। तो पहला कंक्लूजन क्या देखा इन्होंने कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एरिया अंडर दी कर्व क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहा है। तो एज दी टेम्परेचर increases, area under the curve increases, ठीक है। तो अब आप देखो कि as the temperature increases, area under the curve increases। इसका मतलब क्या हुआ, हमने स्टीफन लॉ पढ़ा, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 4 टाइम्स एक तरह से उसमें क्या होगा, मान लो अगर मैं 2 टाइम्स मैंने अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कितना टाइम्स बढ़ रहा है वो, 16 टाइम्स। उसकी जो एमिसिव पावर वो इंक्रीज हो रही है वहां 16 टाइम्स, है कि नहीं। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एरिया अंडर द कर्व इंक्रीजेस, इट मींस more heat energy radiated या emitted। तो यहाँ आप देखो इसका क्या बताया था मैंने, E इक्वल टू आपको बताया था 0 से इंफिनिटी ए लैम्बडा डी लैम्बडा, ये इसका एरिया अंडर दी कर्व होगा, और ये इक्वल टू क्या होगा ब्लैक बॉडी के लिए सिग्मा T2 पावर 4 है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग हो रहा है दरअसल वो। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप देखो T2 पावर 4 है, अगर डबल भी किया तो 16 टाइम्स इसकी जो एमिसिव पावर वो इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन तो ये देखा इन्होंने, लिख लो इसको।
लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। दूसरा जो कंक्लूजन है यहाँ देखो आप, अगर मैं जैसे इस पीक वैल्यू से, जो पीक वैल्यू है, मान लो जैसे कि ये पीक वैल्यू है, इससे अगर मैं इधर जाता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या एमिट हो रही है, स्मॉल एमिट हो रही है कि नहीं? और इधर जाता हूं मैं, अगर लॉन्ग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जाता हूं तो उसमें भी आप देख रहे हो कि जो एनर्जी एमिट हो रही है वो क्या हो रही है, लेस एमिट हो रही है। तो दूसरा कंक्लूजन ये भी देखा इन्होंने। दूसरा पॉइंट क्या है? एनर्जी emitted by the body, energy emitted by the body is different is not uniform, is not uniform, is not uniform. Energy emitted by the body is not uniform for different temperatures. For short and long wavelength, energy emitted is small. ठीक है? थर्ड, थर्ड कंक्लूजन है, for a particular temperature, for a given temperature, there is a wavelength at which energy emitted, है ना? तो ये कह रहा है फॉर अ गिवन टेम्परेचर देयर इज अ वेवलेंथ, मतलब कौन सी, लैम्डा एम, है ना, एट विच एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम। और फोर्थ कंक्लूजन जो मिला वो ये था कि आपने देखा जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आप देख रहे हो कि ये जो मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ तो क्या कर रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट है कि as the temperature increases,
wavelength corresponding as the temperature increases, wavelength corresponding to the maximum emitted energy shifts towards shorter wavelength. ओके और यहीं से हम बात करते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की, यानी अकॉर्डिंग, ये जो इसको लिख लो फिर आगे का बताता हूँ। And this wavelength shifts according to विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है यानी डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बोला गया है ना, क्योंकि ये विंस के नाम जो साइंटिस्ट है उसी के नेम पर ही डाल दिया इसको। तो यहाँ जो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो है दरअसल लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट। है ना, तो लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट को हम बी लेते हैं जहां बी की वैल्यू है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन, जहां बी को हम बोलते हैं विंस कांस्टेंट। तुम्हारे पास एक तरह से लैम्डा एम इक्वल टू आ जाएगा बी बाई टी, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एरर वाला रहेगा, एक्सपेरिमेंट्स, एरर एंड यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, चलिए फिर लिख लीजिए इसको, आज इतना ही पढ़ेंगे। अब आप डीपीपी 1 तो इस कंप्लीट हो गया होगा ना, डीपीपी 1 तो डीपीपी 2 करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है, चलिए